मेरे सामने वो बूढ़ा बुजुर्ग आज भी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन और वहशत थी। मैं उसे देखती तो मुझे लगता जैसे मैंने इन्हें पहले भी देख रखा है। ये आदमी बूढ़ा था, उम्र तकरीबन 70 से 80 के करीब होगी। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमेशा जब भी मैं इसे नजर भरकर देखती तो ये अपनी आंखें फेर लेता था। मैंने एक दिन उसके करीब जाने का फैसला किया। दरअसल मैं इस इलाके में नई इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी। थाने की पहली लेडी इंस्पेक्टर थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर डर भी लग रहा था, क्योंकि ये एक दूर दराज गांव का इलाका था। यहाँ पर मैंने सुन रखा था कि चौधरी कालू की हुक्मरानी है। जिस गांव में चौधरियों और जमींदारों की हुक्मरानियां हो, वहाँ पर कानून हमेशा कमजोरी होता है, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ होता है और ऐसे ऐसे हथकंडे भी कि ये कानून और पुलिस को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सावधान रहती थी। लेकिन मैं आज भी उस बूढ़े बुजुर्ग को देखकर सोच रही थी कि आखिर इसके यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है। वैसे तो ये बुजुर्ग मुझे पूरा दिन नजर नहीं आता था, लेकिन अक्सर शाम को 5 से 6 बजे के बीच नदी के उस पार बैठा किसी गहरी सोच में गुम होता था। मेरा उससे बात करने का बहुत दिल चाहता था, क्योंकि ये अक्सर ही मुझे ऐसे घूरता जैसे कि मुझे पुराने जमाने से जानता हो। लेकिन मैं अपनी पेशेवर मजबूरियों के कारण उससे बात नहीं कर पाती थी। फिर एक रात वो हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। जेल में खतरनाक मुजरिम मौजूद थी। ये कत्ल की मुजरिम थी। उसे संभालने के लिए मेरी बहुत सख्त जरूरत थी। वो पागल भी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर चली गई तो कुछ अनहोनी बात ना हो जाए, इसलिए मैं आज थाने में रुक गई थी। मैंने सोच लिया कि किसी भी सूरत घर नहीं जाऊंगी, वरना वो खतरनाक मुजरिम ऐसा ना हो कि बाकी औरतों को डांस देकर यहाँ से निकल जाए। सिपाही तो वैसे भी बेवकूफ से थे। उस रात मैंने वहीं पर सोने का और आराम करने का फैसला किया था, लेकिन उसी रात मेरा उस बूढ़े से टकराव हो गया। हुआ यूं कि मैं खाना वगैरह खाकर उधर ऑफिस में ही सो रही थी। मेरे साथ दूसरे कमरे में कांस्टेबल वगैरह भी मौजूद थे कि अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे को खुला रखा हुआ था। अक्सर दरवाजे को खुला इसलिए रखते हैं ताकि मुजरिमों का हौसला ना बढ़े, उनको ये ना लगे कि थाने वाले हमसे डर गए। तभी मुझे अपने ऊपर किसी साए का सा एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली तो मुझे अपने सामने वही बुजुर्ग नजर आया, पर वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। ये बड़ी ही अजीब सी बात थी। मैं एकदम चौकन्नी होकर उठ बैठी। उस बूढ़े की आंखें लाल हो रही थी, आंखों में अजीब सी आग थी। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसा। मैं उसकी नीयत समझ गई कि ये बुरी नीयत से मेरे कमरे में आया है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकता था, मैंने दिल में सोचा। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा मेरे कदमों में गिर गया। मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कांस्टेबल को आवाज देना थी। सोचा कि पहले खुद इससे निपट लूं। बूढ़ा मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, भगवान के लिए बेटी, मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल दो। मेरा बच्चा यहाँ कैद है। मेरे बेटे को उन्होंने थाने में बंद कर रखा है। बूढ़ा ये कहकर जोरों कतार रोने लगा। कौन सा बच्चा तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? तुम आकर FIR दर्ज करवाओ। इस तरह तो कुछ नहीं होगा जैसे तुम कर रहे हो। मिन्नत करने से नहीं, थाने में तो और तरीके से काम किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि तुम सरकारी तरीके के मुताबिक अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाओ। मैंने बड़े वर्दी के रोब को जाहिर करते हुए उसे ये बात कही थी, लेकिन वो फिर से रोने लगा। मैडम, ऐसा मत करो। मुझे इन सारी चीजों का नहीं पता जो तुम कह रही हो। बस मुझे नहीं पता, मेरा बेटा थाने से निकाल दो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसका बेटा, मुझे उस बूढ़े को देखकर कभी भी नहीं लगा कि ये कोई खानदानी आदमी होगा। वो तो बस सड़क पर पड़े किसी चर्सी के जैसा था, लेकिन बातें कर रहा था कि मेरे बेटे को छुड़ा दो। मैंने सोचा कि मैं सुबह कांस्टेबल से पूछूंगी, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। लेकिन सुबह हुई कांस्टेबल ने मुझे बताया कि यहाँ पर नदी के किनारे जो बूढ़ा बैठा रहता है, उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, बल्कि उसकी तो पत्नी नहीं, उसकी शादी नहीं हुई। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। जिस तरीके से बूढ़े की आंखों में दर्द नजर आता था, ऐसा ही मालूम होता था कि ये बूढ़ा अपने बच्चे के खो जाने पर परेशान है। लेकिन अगर इसकी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आ गया, और फिर बच्चा जेल में कैसे पहुंच गया? ये सारी बातें मुझे बहुत हैरान कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन उस बूढ़े से बात करूंगी,
लेकिन सुबह हुई तो देखा वहां नदी किनारे कोई भी नहीं था। मैं चुप होकर बैठ गई। सोचा कि शायद वाकई में एक पागल आदमी था जिसने मुझे खामखा परेशान कर रखा था। लेकिन ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस बूढ़े से दोबारा मेरा आमना सामना होने जा रहा है। ये तकरीबन शाम 6 बजे का वक्त था। मैंने देखा कि वो नदी के किनारे बैठा हमेशा की तरह हमारे थाने की तरफ देख रहा था। मैंने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। आज मैं उससे वाज़ेह बातचीत करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसकी नीयत क्या है, उसे मसला किस बात से है और वो ऐसी बातें क्यों करता है। लेकिन इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। बूढ़े की नज़र भी गाड़ी पर पड़ी और वो यूं वहां से हटा जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। पागलों की तरह वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया। ऐसा लगता था कि जैसे उसे इस गाड़ी से बहुत डर महसूस हुआ हो। मैं ये देखकर हैरान रह गई। फिर मेरी तवज्जो गाड़ी की तरफ थी। गाड़ी में से उसी तरह का एक बुजुर्ग निकला, लेकिन वो अमीर और धनी मालूम होता था। उसके सर पर ऊंची पगड़ी भी थी और आसपास 2-3 चेले भी थे। वो बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा उसकी आंखों में अभिमान और अहंकार भी था। मुझे उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो इस गांव का कोई मुखिया वगैरह है। तभी उसने अपने मुंह से अपना परिचय करवाया कि उसका नाम चौधरी कालू है। आखिरकार आज मैं चौधरी कालू को देखने के काबिल हो गई थी। मैंने देखा चौधरी कालू बड़े ही सलीके और तरीके से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हर चीज साफ साफ झलक रही थी। कहने लगा कि मैडम मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। वो अंदर थाने में आकर बैठ गया। बड़े रोबदार जिस्म का मालिक था। कहने लगा कि क्या आपको मालूम है कि इस थाने में जितनी भी औरतें बंद है किसने बंद करवाई हैं? हालांकि आपने ये तो सुन रखा होगा कि गांव में जुर्म वगैरह कम होते हैं, फिर इस जेल में मर्दों से ज्यादा औरतें क्यों हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया? इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर दिया। नहीं, मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया। मुजरिम तो मुजरिम होता है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनकर चौधरी कालू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मुजरिम वो होता है जिसे चौधरी कालू मुजरिम करार दे। यहाँ कानून की नहीं चौधरी कालू की चलती है। उसकी इस बात ने मेरी आत्मा तक को लर्जा दिया था। आप ये बात कितने गर्व से कर रहे हैं, हालांकि इस बात से हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। देखिए, आपने नया नया कानून सीखा है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं उनको आपने कभी भी जेल से निकालना नहीं है। चाहे उनकी सजा पूरी हो जाए या फिर उनका चरित्र और उनका व्यवहार अच्छा हो, ये औरतें तब तक जेल में रहेंगी जब तक कि इनके पति इनको लेने नहीं आ जाते। क्यों? इनके पतियों ने क्या इन्हें खुद यहाँ बंद करवाया है? और क्या ये औरतें बेकसूर हैं? मेरी बात सुनकर चौधरी कालू ने जोरदार कहकहा लगाया। लगता है कि आपने अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर भी गौर से नहीं पढ़ा। इसमें इन सब औरतों के जुर्म वाले खाने में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनका कोई जुर्म ही नहीं है। ये चौधरी कालू के हुक्म पर इस थाने में बंद है। इनका जुर्म इतना है कि ये औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये सारी की सारी बांझ औरतें हैं, और मेरा तो यही ख्याल है कि बांझ औरत घर में रखने के काबिल नहीं होती, बल्कि उसे घर से बाहर रहना चाहिए। वो इंसान के लिए किसी काम की नहीं होती। पर फिर ऐसी बांझ पत्नियां जो पत्नियों को औलाद की खुशी न दे सके, उनको जीने का कोई हक नहीं है। ये तो मैं हूँ कि मैंने इनको जेल में अच्छा खाने पीने की सहूलत के साथ जगह दे रखी है। चौधरी कालू की क्रूरता के किस्से तो मैंने सुन रखे थे, लेकिन आज उसके ख्यालात भी मैंने जान लिए थे। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि चौधरी कालू एक क्रूर इंसान था, और ऊपर से ये कि गांव वाले इसकी हर बात मानते थे, जबकि ऐसे इंसान को तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये बात सामने आ चुकी थी कि चौधरी कालू एक ताकतवर इंसान है, इससे पंगा लेने का मतलब यही है कि अपनी पोस्टिंग करवाना या फिर तबाही की चौखट पर खड़े होकर अपनी ही बर्बादी को आवाज देना। मुझे बात महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने खामोशी धार ली। सोचा भी नहीं था कि कभी इस जैसे आदमी से बहस करूंगी। फिर न जाने क्यों मेरे दिमाग में उस बुजुर्ग का ख्याल आया। मैंने कहा कि चौधरी साहब, आपने बाकी तो बातें मुझे बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इस थाने के आगे मौजूद एक नदी के किनारे बुजुर्ग बैठा होता है। वो बुजुर्ग कौन है? क्या उसे भी थाने में बंद करवाना चाहेंगे आप? मेरी बात सुनकर चौधरी कालू के चेहरे पर डर और खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने उसे सारे टाइम में पहली बार डरा हुआ महसूस किया था। वो बहुत सहमा हुआ लग रहा था। उसे देखकर लगता था जैसे उसे ये बात बहुत बुरी लगी है। दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना। चौधरी कालू ने अपनी उंगली उठाकर मुझे इशारे से कहा और वहां से तेजी से निकल गया।
जैसे वो भी उस बूढ़े और लाचार बुजुर्ग से खौफ खाता हो। मैं तो हैरान हो गई थी कि क्या वो इतना दहशतनाक है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हर इंसान उससे एक खास बर्ताव रखता है। रात होने वाली थी जबकि उस बूढ़े बुजुर्ग में मेरी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उससे बातचीत करना चाहती थी। मैंने अपने दफ्तर में एक कांस्टेबल को बुलाया। उसे कहा कि तुम आकर देखो और मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है। मुझे उससे बातचीत करना है। अगर वो बातचीत करना चाहता है तो मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। कांस्टेबल कानों को हाथ लगाने लगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इस सारे मामले से दूर रहें। वो बहुत खतरनाक आदमी है। आज तक जिसने भी उससे बात की बस वो कहीं का नहीं रहा। अलबत्ता वो एक ख्वाहिश जरूर रखता है। अगर उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो हो सकता है कि वो खुश हो जाए और आपके साथ बात करने का मौका भी मिल जाए। वो क्या चाहता है ये तो नहीं बताता। वो कहता है कि मैं थाने वाली मैडम से बात करके ही उनको सारी बात समझा सकूंगा। अच्छा तो फिर उसे ले आओ। मैंने इजाजत दे दी थी। फिर मुझे जरूरी काम पड़ गया तो घर आना पड़ा। लेकिन अगले दिन जब मैं थाने में दाखिल हुई तो मेरे दिमाग पर एक अजीब सी कशमकश सवार थी कि मैं उस बुजुर्ग से मिलूं या ना मिलूं। हर कोई मुझे इस काम से मना कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझसे यही बात बोली थी कि तुम किसी ऐसे अनजान आदमी से मिलकर अपने आप को तबाही में मत झोंको। बस जो काम कर रही हो वही करो। बाज वक्त शक इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। माँ की बातें भी मुझे याद आ रही थी। लेकिन जब मैं थाने में दाखिल हुई तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक ऐसा मंजर जिसने मेरे होशो हवास को उड़ा दिया और मेरा दिल कांपने लगा। मैंने देखा कि वो बूढ़ा बुजुर्ग कैद खाने के सामने खाली पड़े ग्राउंड के बीचों बीच बैठा हुआ है। उसके आसपास वो सभी औरतें हैं जिनको हमने कैद कर रखा था। ये बूढ़ा बुजुर्ग इन औरतों तक कैसे पहुंचा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब बड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। फिर अचानक वो बूढ़ा खड़ा हो गया। उसने अपना रुख ग्राउंड में मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की प्रतिमा की तरफ कर लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसके पीछे पीछे वो सभी औरतें भी खड़ी हो गई थी। उन औरतों को देखकर लगता था जैसे वो उस बूढ़े की भक्त हो। सब की सब सर झुकाए खड़ी हुई थी। मैं उन्हें देखकर परेशान भी थी और मुझे खुशी भी हुई कि चलो थाने में कोई ना कोई अच्छी बात तो हो ही रही है। भले इस बुजुर्ग की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ ईश्वर की भक्ति तो की जा रही है, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। मेरे लिए यही काफी था। इस सब से फ्री होने के बाद वो मेरे पास आए। कहने लगे कि क्या तुम जानती हो इस थाने में मेरा बेटा कैद है। आपका बेटा कैद है? मैंने तो सुना है कि आपने शादी नहीं की। शादी की थी मैंने, लेकिन इतना कहकर वो बुजुर्ग चुप हो गए। एक औरत नम आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। आप इनसे ऐसे सवाल मत करें। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बहुत दुखी हो जाते हैं। उस औरत ने कहा तो मुझे अब ये सारे के सारे ही नौटंकी लगने लगे थे। अगर कोई बात है तो ये बूढ़ा मुझे बता क्यों नहीं देता। मैंने दिल में सोचा अब मैं भी इससे पूछूंगी नहीं। पूछने से ये और भी बातें छुपाने लगता है और ये कोशिश करता है कि मैं इससे और ज्यादा दिलचस्पी से बात करूं। आइंदा के बाद इस बूढ़े से कोई बात नहीं करूंगी, मैंने दिल में सोचा। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। शाम का वक्त था जब मुझे आकर एक लेडी कांस्टेबल ने एक अजीब बात बताई। कहने लगी कि चौधरी कालू आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उस आदमी से मिलकर अपने दिमाग की दही बनवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती। ये यहाँ का बहुत ही ज्यादा कठोर और ठीक ठाक अमीर आदमी था। अगर मैं इससे बात न करती तब भी मुसीबत में पड़ जाती। मैं फटाफट बाहर आई। वो बाहर इस तरह बैठा था जैसे कि ये थाना उसका हो और मैं यहाँ मेहमान हूँ। कहने लगा कि मैडम मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आप सही समझे तो कैद हुई सभी औरतों को उनके पति से मिलने की इजाजत दे दे। इनको पतियों से मिलने दे दो। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत और गुस्से से पूछा था, क्योंकि ये औरतें मुजरिम नहीं है। ये तो चौधरी कालू के कहने पर यहाँ बंद है और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी और आपके बड़ों की भी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। आप लोग वही करते हैं जो आपको कहा जाता है, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दें इन बातों पर और यहाँ पर इन औरतों के पतियों के मिलने का बंदोबस्त करें। हर औरत अपने पति से मिले ताकि पता चले कि मैं गलत हूँ या। इतना कहकर चौधरी कालू उठ खड़ा हुआ। मुझे भी उन औरतों से कोई दुश्मनी नहीं थी और वैसे भी मुझे इन सब के जुर्म का तो पता ही नहीं था। फिर मैं इन पर किस किस्म का कानून लागू करती, जबकि ये बेचारियां तो बिना किसी जुर्म के यहाँ कैद थी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि इनके पतियों से इनकी मुलाकातें करवा दो, अगर ऐसा हो पाता है तो। लेकिन फिर एक अनोखी बात हो गई। कांस्टेबल ने मुझे बताया कि सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, बल्कि हर एक औरत अपने पतियों से बंद कमरे में मिल सकेगी
वरना अगर इस तरह ना हुआ तो चौधरी साहब गुस्सा करेंगे। उन्होंने सख्ती से और गुस्से से ये बात कही है कि हर औरत अपने पति से मिल पाएगी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पति पत्नी को मिलना चाहिए। मैंने इस बात पर बुरा तो नहीं मनाया, लेकिन हैरत जरूर हुई थी। फिर मुझे कांस्टेबल ने एक और भी बात बताई जो कि इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। सब औरतें उससे पहले नदी में जाकर स्नान करेंगी, वही नदी जो हमारे थाने के सामने मौजूद है। ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी, लेकिन फिर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। जाहिर है मैं तो यहाँ एक कठपुतली की हैसियत से आई थी। मेरी औकात ही क्या थी। मैंने सभी औरतों को उस नदी में जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने वहां पर स्नान किया तो वो सब पवित्र और साफ सुथरी हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मंजर मैंने देखा वो मुझे बड़ा हैरान कर रहा था और परेशान भी। मैंने देखा वो बूढ़ा वहां से खाली मग लेकर जा रहा था। मुझे कांस्टेबल ने कान में बताया कि औरतों के नहाने से पहले ये नदी में कुछ मिलाकर गया था। हमें नहीं पता कि क्या मिलाकर गया, लेकिन उसने इसमें कोई ना कोई चीज जरूर डाली है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब ये ज्यादा दिन आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। मैं वापस थाने में आ गई थी। सब औरतों के मिलने का बंदोबस्त हो चुका था। मैंने अगले ही दिन चौधरी कालू को खबर कर दी कि हर औरत को उसके पति से मुलाकात का वक्त दिया गया है। बाकी औरतों को अगले दिन ऐसा वक्त दिया जाएगा। चौधरी खुश हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। फिर वो हुआ जो ना मैंने सोचा ना सुना और ना कभी मैंने अपने गुमान में लाया। तकरीबन 2-3 महीने गुजरे होंगे इस बात को कि वो सभी की सभी औरतें उम्मीद से हो गई। एक की तो मुझे पूरी रिपोर्ट भी मिल गई थी, जबकि बाकियों की भी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आने लगी। पूरे थाने में अजीब सी हलचल मची हुई थी। ये सब औरतें कैसे उम्मीद से हो सकती है? मेरा तो ये सुनकर ही दिमाग चकरा रहा था। माना कि हमने मुलाकात का बंदोबस्त किया था, लेकिन ये तो बांझ औरतें थी। चौधरी कालू ने खुद कहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जो कि हमारे थाने के आगे एक भिखारी के रूप में बैठा रहता था और चौधरी कालू दोनों एक साथ थाने के अंदर दाखिल हुए। मैं उनको आज एक साथ खड़ा देखकर हैरान रह गई थी। आज तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने भी अपना हुलिया संभाल रखा था। वो दोनों आपस में भाई मालूम होते थे। बाबा, आप क्या इनके भाई हैं? मैंने उस बूढ़े से पूछा। वाह भाई वाह, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। क्या आपको नहीं मालूम कि ये हमारे छोटे भाई हैं? मैं सुनकर हैरान हो गई। अगर ये आपके छोटे भाई हैं तो फिर सब बताते हैं आपको। आप जरा हौसला रखिए। सबसे पहले तो उन औरतों को आजाद कीजिए जिनको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैं उनसे माफी भी मांगना चाहता हूँ और सुलह भी करना चाहता हूँ। अपने भाई का भी शुक्रिया करूंगा जो मुझे सही रास्ते पर लेकर आया। क्या मतलब? आपका उन औरतों से क्या संबंध है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मेरे सवाल को सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपना सर झुका लिया। मैं तो कुछ नहीं कहता। देखे बहन, मैंने अपने भाई को हमेशा से हक और सच का पाठ पढ़ाया है। अगरचे ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ईश्वर के कानून के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं की। ये हमेशा यही कहते थे कि बस मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। हमारे पुरखों की भी कुछ आदत और कुछ रिवाज थे, उनको लेकर चलूंगा। इसलिए इन्होंने गांव में जुल्म सितम शुरू कर दिए। कई औरतों की इज्जतों पर बांझपन का दाग डाला और फिर कुछ तो बेचारी ऐसी थी जिनकी जबरदस्ती नसबंदी की गई क्योंकि उन्होंने चौधरी की बात नहीं मानी और फिर उनको थाने में बंद कर दिया गया। लेकिन मेरा संबंध शुरू से ही एक संत बाबा के साथ था। मेरे भाई ने मेरी पत्नी के साथ भी बहुत जुल्म किया था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मेरे भाई के जुल्मों सितम की वजह से मेरी गर्भवती पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन के बाद से मैं इस घर से निकल गया था। मैंने दोबारा अपने भाई के घर में कदम नहीं रखा था। मैं हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता कि वो मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखाने की ताकत दे दे जो मेरे भाई का दिल फेर दे। इन औरतों की उम्रें 40 से 50 साल के बीच थी। मैंने अपने भाई को इस बात पर ललकारा कि मैं अपने हुनर से इनके बांझपन का इलाज करूंगा। तुम अगर मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। मेरे भाई का विश्वास डोल रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। फिर जब उन औरतों को उनके पतियों से मिलाया गया तो मैंने भी उन्हीं संत बाबा के द्वारा बताई कुछ खास जड़ी बूटियां और कुछ मंत्रों का जाप करके ईश्वर का नाम जपते हुए उस नदी के पानी में मिला दिया। ईश्वर का नाम जपते हुए उस नदी के पानी में मिला दिया जहां उन सभी औरतों ने स्नान किया था। उससे औरतों की जवानी वापस लौट आई। यही चमत्कार देखकर भाई साहब घुटनों के बल नीचे गिर पड़े। अभी उन औरतों को भी रिहा करवाना चाहते हैं क्योंकि उनसे बहुत सारे जुल्म, बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं, तो ये उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। चौधरी साहब ने अपनी जेब से 2 करोड़ निकालकर उन औरतों के नाम कर दिए
और मैंने भी बिना किसी करप्शन के वो सभी पैसे उन औरतों में बांट दिए। लेकिन उस सब के बावजूद भी चौधरी अपने आप से संतुष्ट नहीं, दिन रात रोता है, माफिया मांगता है और पछताता फिरता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।